मी वशिष्ठ हंसते हुए बोले, जब मेरी नई नई शादी हुई थी तो मैं भी ऐसे ही हरकतें करता था। तभी मिसेज वशिष्ठ भी वहां आ गई और बोली, ये मुझे 4 साल तक, जब तक मैं एक बच्चे की मां नहीं बन गई, मुझे अपनी किसी भी बिजनेस पार्टी में लेकर नहीं गए। सबने मिसेज वशिष्ठ को देखा। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि मिस्टर वशिष्ठ ऐसा भी कर चुके हैं। उन्होंने मिसेज वशिष्ठ का भी आशीर्वाद लिया। मिसेज वशिष्ठ अश्वत्थ को छेड़ते हुए बोली, तुम्हें भी लगता है कि तुम्हारी बीवी को कोई चुरा ले जाएगा? अश्वत्थ बोला, मैं ऐसा नहीं सोचता, मेरी बीवी मुझे छोड़कर कहीं जा ही नहीं सकती। मिस्टर वशिष्ठ हंसने लगे। अश्वत्थ बोला, मैं सच कह रहा हूँ, उसकी तबीयत खराब है। मिसेज वशिष्ठ और मिस्टर वशिष्ठ उसे अजीब नजरों से देखने लगे। मिसेज वशिष्ठ बोली, तबीयत खराब है या फिर तुमने उसे बहुत परेशान किया है? ये सुनकर सारे लड़के हंसने लगे। अब्रम दांत दिखाते हुए बोला, आंटी, आपको तो पता ही है ना, हमारे अश्वत्थ साहब को रोमांस का ABCD भी नहीं आता, क्या खा परेशान करेगा? तो मिसेज वशिष्ठ बोली, शादी होने के बाद हर आदमी ये सीख जाता है, और ये तो मल्टी टैलेंटेड इंसान है, क्यों? और अश्वत्थ के कान खींचने लगी। सबको बड़ा मजा आ रहा था अश्वत्थ की खिंचाई में। अश्वत्थ भी हंस पड़ा। आदित्य बोल पड़ा, वैसे आपने सही कहा, मेरा भाई भी लगभग सीख चुका है, मतलब जल्द ही मेरे चाचा बनने की इच्छा पूरी होने वाली है। मिस्टर वशिष्ठ और मिसेज वशिष्ठ ये सुनकर हैरान रह गए और अश्वत्थ को देखने लगे। अश्वत्थ ऊपर की तरफ देख रहा था। ये देखकर मिसेज वशिष्ठ और मिस्टर वशिष्ठ हंस पड़े। कोई उनकी बातें तो नहीं सुन रहा था, पर सब समझ पा रहे थे कि कोई इंटरेस्टिंग बात चल रही है, और सब हैरान भी थे क्योंकि अश्वत्थ बहुत ही कम हंसता था। उसका हंसता हुआ चेहरा देखना मानो 100 की साल तपस्या करने जैसा था। उन्हें आज अश्वत्थ में काफी चेंजेस भी दिख रहे थे। मिस्टर तारुष आर्यन और उसका बेटा रयान आर्यन उन्हें दूर से पार्टी में देख रहे थे। उन्हें देखकर मिस्टर आर्यन के दिल में एक दर्द सा उठने लगा। रयान भी उन्हें देखकर मन में सोचने लगा, क्या वो सब एक साथ फैमिली की तरह नहीं रह सकते? जैसे अश्वत्थ सबको अपना फैमिली मेंबर मानता है, क्या उन्हें नहीं मान सकता? फिर वो सब अंदर आए। मिस्टर वशिष्ठ और मिसेज वशिष्ठ ने उनके लिए एक VIP टेबल बुक कर रखा था। वहां जाते ही सब के सब पैर पसार कर बैठ गए। अश्वत्थ ने जब उन्हें घूर कर देखा तो सब वेल मैनर्ड ढंग से बैठ गए। इसे देखकर मिस्टर वशिष्ठ बोले, बेटा, क्या तुम अपनी प्रजा पर ज्यादा अत्याचार नहीं कर रहे हो? ये सुनकर ओरमन बोला, हाँ अंकल, हम पर ज्यादा ही अत्याचार करने लगा है। देखिए ना, शादी हो गई है, बीवी पर ध्यान देने के बजाय हम लोगों पर ध्यान देता है। इसे तो जल्दी से हमें गुड न्यूज सुनानी चाहिए। अश्वत्थ मन में सबको 1000 गालियां दे रहा था। सब लोग फिर से उसकी खिंचाई कर रहे थे। अश्वत्थ बोला, हेलो, बच्चा है, कोई ऑनलाइन प्रोडक्ट नहीं है कि ऑर्डर किया और डिलीवरी बॉय देने आ गया। मिस्टर वशिष्ठ बोले, देखो बेटा, मेरा बेटा जब 26 साल का था तभी उसकी शादी हो गई और उसका एक बेटा और एक बेटी भी है, इसलिए सबको चिंता हो रही है। क्या तुम इतना भी नहीं कर सकते? अश्वत्थ उन्हें घूर कर देखने लगा तो मिस्टर वशिष्ठ जल्दी से बोले, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो जल्दी बुरा मान जाते हो। जब तुम्हारी मर्जी हो तब बेबी प्लानिंग कर लो और वहाँ से निकल लिए। ये देखकर सब हंसने लगे। तभी मिसेज वशिष्ठ बोली, मैं भी दूसरे मेहमानों को देखती हूँ, और चली गई। उनके जाने के बाद
मिस्टर वशिष्ठ का बेटा अभय आ गया और बोला, तो आखिर हमारे मोस्ट एलिजिबल बैचलर के गले में भी शादी का पट्टा पड़ ही गया। ये सुनकर सब हंसने लगे। अश्वत्थ ने सबको घूर कर देखा, तब तक अभय भी बैठ चुका था। अभय बोला, तुम भाभी को लेकर क्यों नहीं आए? अश्वत्थ कुछ बोलता उससे पहले ही अभय बोला, तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारी बीवी को लेकर उड़नछू हो जाएगा? ये सुनने के बाद अश्वत्थ अपनी आईब्रो कसते हुए बोला, हाँ यही बात है, इसीलिए लेकर नहीं आया। जाओ माइक लेकर सबको बता दो। तुम लोग तो इसे सीक्रेट रखने के बजाय पब्लिकली अनाउंस करने में लगे हुए हो। सब लोग अपने कान पकड़कर बोले, सॉरी सॉरी। अभय बोला, क्या तुम्हें पता है तुम्हारे डैड? और चुप हो गया, क्योंकि इसके बाद सबके चेहरे सीरियस हो गए थे। सबको अच्छे से पता था कि अश्वत्थ और आदित्य अपने डैड से कितनी नफरत करते थे। वो लोग तो उनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते थे। आदित्य और अश्वत्थ को जो पसंद नहीं था, वो बाकियों को भी पसंद नहीं था। वो सब इन दोनों के लिए लॉयल थे। अभ्रम माहौल को ठीक करते हुए बोला, क्या तुम लोग भी? ठीक है, आ गए हैं तो आ गए हैं, अब क्या हम उनका आशीर्वाद लेने चलें? अश्वत्थ कुछ नहीं बोला। वे लोग फिर हंसी मजाक करने लगे। अभय अश्वत्थ का मूड बदलते हुए देख पा रहा था। वो मन में बोला, गॉड प्लीज, अश्वत्थ सेटल हो गया है, अब इसकी लाइफ में कोई भी मुसीबत मत लाना। वो प्रेयर कर ही रहा था कि तभी उन्हें किसी की आवाज सुनाई दी। सब वाकिफ थे और इस आवाज को सुनकर सब चिढ़ गए। उन्होंने देखा, लेकिन अश्वत्थ ने नहीं देखा। वह अपनी वाइन की ग्लास को हिला रहा था। आदित्य बड़बड़ाते हुए बोला, क्या फूडी किस्मत है। वशिष्ठ अंकल को क्या जरूरत थी इस छिपकली के खानदान को इनवाइट करने की? इसको देखकर मुझे खून की उल्टियां करने का मन करता है। सब लोग उसे देखकर अजीब सा मुंह बनाने लगे। वह कोई और नहीं, चारवी सहाय थी। उसने एक बहुत ही महंगा और स्ट्रेपलेस गाउन पहन रखा था। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसने बहुत सारा मेकअप लगा रखा था। वो एकदम एक परी की तरह लग रही थी। जब से वो पार्टी में आई थी, तब से उसकी खूबसूरती लाइमलाइट में थी। वो अपना गाउन पकड़कर नजाकत से चलते हुए आई और बोली, हेलो गायज हो। अश्वत्थ को देखकर बोली, यू आर लुकिंग डैशिंग, अनबिलीवेबल। ये सुनकर अभ्रम बोल पड़ा, क्या तुम पहली बार उसे देख रही हो जो बिलीव नहीं कर पा रही हो? ये सुनकर चारवी को बहुत गुस्सा आया, पर उसने अपना गुस्सा कंट्रोल कर लिया, क्योंकि उसे अच्छे से पता था अगर वो उन सब को अच्छा ट्रीट नहीं करेगी तो अश्वत्थ कभी उसे पसंद नहीं करेगा। वो बैठने के लिए एक चेयर ढूंढने लगी, पर वहाँ पर एक भी चेयर अवेलेबल नहीं थी और ना ही कोई उसे बैठने देना चाहता था, क्योंकि वो बीच में कबाब में हड्डी की तरह प्रकट हो गई थी। वो लोग अच्छा खासा एंजॉय करते और बीच में उसकी शक्ल देखनी पड़ गई थी और सबका मूड खराब हो रहा था। ओरियन सेल्वन के कंधे पर सिर रखते हुए बोला, क्या कोई इस छिपकली को उठाकर फेंक सकता है? कसम से मैं पूरी जिंदगी भर उसकी गुलामी करूंगा। फिलहाल उसने ये धीमी आवाज में बोला, इसलिए चारवी ने नहीं सुना। सेल्वन बोला, डोंट वरी, इसे हमें अब झेलना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे बिग बॉस ने शादी कर ली है और दादाजी यंग मैडम को बहुत पसंद करते हैं और ये मेकअप की दुकान हमारी मैडम के सामने कुछ भी नहीं है। प्रत्युष बोला, वो तो ठीक है, लेकिन अगर ये ज्यादा देर तक रही तो मैं यहाँ नहीं रहने वाला। आदित्य उसका हाथ पकड़कर बोला, खबरदार, जो जाने की बात की तुम उसके लिए सीट छोड़कर जाना चाहते हो, बेवकूफ आदमी। तो प्रत्युष बोला, मैं सीट भी साथ लेकर जाऊंगा, समझे? चारवी उन्हें अजीब नजरों से देखने लगी।
वो क्या कह रहे थे ये तो वो नहीं सुन पा रही थी, पर उसे पता था कि वो लोग उसके आने से खुश नहीं है। उसे उससे कोई मतलब नहीं था, उसे तो अश्वत्थ को रिझाने से मतलब था। चार्वी बोली, देखो ना अश्वत्थ, कितना अच्छा म्यूजिक बज रहा है, लोग डांस भी कर रहे हैं, चलो ना हम भी डांस करते हैं। तो ओरमन बीच में बोल पड़ा, अश्वत्थ, हाँ यार, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें डांस करने में कंपनी दूंगा। ये सुनकर सब हैरान रह गए। अश्वत्थ मन में बोला, मेरे दोस्त बहुत प्रोटेक्टिव हैं। मुझे प्रोटेक्ट करने के चक्कर में उन्हें ये भी नहीं पता कि वो क्या बोल रहे हैं। आदित्य भी बोला, हाँ भाई, आप मेरे साथ चलो, और अश्वत्थ का हाथ पकड़ लिया। तो चार्वी बोली, तुम लोग लड़के हो, तुम उसके साथ कपल डांस करोगे? तो आदित्य उसे घूर कर देखने लगा। वो मन ही मन चार्वी को मर जाने का श्राप दे रहा था। वो मन में बोला, तुम्हें तो एक दिन में ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखोगी। तुम बहुत बुरी हो, ये जो तुम दिखाती हो ना कि तुम कितनी अच्छी हो, ये सिर्फ एक मुखौटा है। वो कुछ नहीं बोला। अश्वत्थ बिना एक्सप्रेशन के बोला, क्या तुम भूल रही हो, मुझे डांस करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और तुम्हारे साथ तो बिल्कुल भी नहीं। मैं किसी चुड़ैल के साथ भी नाचने को तैयार हूँ, पर तुम्हारे साथ नहीं। तो जाकर किसी और पर ट्राई करो, मैं तुम्हारे लिए कभी भी अवेलेबल नहीं हूँ, और ना ही तुम मुझे इम्प्रेस कर सकती हो, सो प्लीज गो। तो चार्वी इतराते हुए बोली, क्या तुम भूल रहे हो कि तुम्हारे दादाजी मुझे अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं? तुम्हें तो मेरे साथ एक दिन शादी करनी ही है, तो इतना नखरे क्यों दिखा रहे हो? अश्वत्थ ने उसे अपनी गुस्सैल नजरों से देखा। एक पल के लिए चार्वी डर गई। वो बोली, तुम इस सच को नहीं बदल सकते, समझे? अश्वत्थ के होठों पर एक डेविलिश स्माइल आ गई। वो कुछ नहीं बोला और चार्वी पैर पटकते हुए चली गई। तभी आदित्य की नजर एक बिजनेसमैन पर पड़ी जो उनकी तरफ ही आ रहा था। उसे देख के वो अपना सिर प्रत्यूष के कोट के अंदर छुपाने लगा। तो प्रत्यूष उसे दूर करते हुए बोला, क्या कर रहे हो तुम? तुम क्या मेरी इज्जत लूटने की सोच रहे हो इतनी ऑडियंस के बीच? पागल आदमी। आदित्य बोला, तुम्हारी इज्जत कौन लूट रहा है? मैं तो अपनी इज्जत बचा रहा हूँ। अभ्रम बोला, क्या तुम्हारे पीछे कोई लड़की पड़ी है? आदित्य बोला, लड़की नहीं, बिजनेसमैन पड़ा है। ये सुनकर सब उसे देखने लगे। वो सब उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। आदित्य उन्हें एक्सप्लेन करते हुए बोला, उधर देखो मिस्टर कल्याण, और इशारा किया। सब ने उस तरफ देखा। ओजस बोला, वो तो 2 दिन पहले हमसे बिजनेस डील करने के लिए आए थे, फिर आप उनसे क्यों डर रहे हैं? वो तो बहुत जेंटलमैन इंसान है। आदित्य बोला, भाभी ने हमारी पेंटिंग्स बनाई थी, याद है? तो सब ने हाँ में सिर हिलाया। आदित्य बोला, उन सारी पेंटिंग्स को हमने फ्रेम करवा लिया था और अपने अपने पास रख लिया था। मैंने अपनी सबसे क्यूट वाली पेंटिंग अपने ऑफिस के केबिन में टांग दी थी। पता है, मिस्टर कल्याण जब आए थे, उनकी नजर पेंटिंग पर पड़ी और वो पूछने लगे कि वो पेंटिंग किसने बनाई थी। उन्हें भी अपनी रेस्ट इन पीस वाइफ की पेंटिंग बनवानी थी, और वो मेरी पूछने लगे कि वो पेंटिंग किसने बनाई थी। उन्हें भी अपनी रेस्ट इन पीस वाइफ की पेंटिंग बनवानी थी, और वो मेरी क्यूट फेस वाली पेंटिंग खरीदना चाहते हैं। बोल रहे थे कि मैं कितना भी बोलूं, उससे 2 गुना ज्यादा देंगे। मैंने बड़ी मुश्किल से उस पेंटिंग को बिकने से बचाया है। मैंने उन्हें नहीं बताया कि किसने बनाई है वो पेंटिंग। अब मैं उन्हें कैसे बताता कि मैं हर रोज इतना क्यूट नहीं दिखता हूँ। अब भाभी रोज रोज तो मेरी इतनी क्यूट पेंटिंग नहीं बनाएंगी ना।
पर मैंने उनसे यह प्रॉमिस कर दिया कि मैं अपने भाई से बात करके बताऊंगा कि कब वो उस आर्टिस्ट से मिल सकते हैं जिसने मेरी इतनी क्यूट पेंटिंग बनाई। उन्होंने ये भी कहा कि पेंटिंग बनाने वाला बहुत टैलेंटेड है। उन्होंने कहा कि वो ऐसे आर्टिस्ट को फेम दिलाने में हेल्प करते हैं। वो ऐसे आर्टिस्ट को अपनी पेंटिंग्स की एग्जीबिशन लगाने में हेल्प करते हैं। उनका यही बिजनेस है। ये सुनने के बाद अश्वत्थ कुछ सोचने लगा। वो मन में बोला, छोटी गिलहरी भी तो अपनी माँ की तरह बनना चाहती है। हेलो दोस्तों, अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा दे ताकि नए वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।